ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रांसीसी थे और जो ब्रिटिशर्स थे, कर्नाटक का 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। और कर्नाटक के जो तृतीय युद्ध था उसमें 1760 में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स द्वारा फ्रांसिस को हरा दिया जाता है। और इस तरह से फ्रांसिस कहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया के अंदर अब ब्रिटिशर्स की पावर धीरे धीरे करके बढ़ना की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ से क्लाइव के द्वारा, यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि क्लाइव के द्वारा जो राज्य था कर्नाटक, कर्नाटक के द्वारा कर्नाटक में इनके द्वारा एक शासक नियुक्त कर दिया जाता है। वही निजाम जो कि हैदराबाद था, यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासक नियुक्त था। तो अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। यानी कि अब हम यहाँ देखेंगे कि ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में जो विस्तारवादी नीति अपनाई गई, विस्तारवादी जो पैटर्न अपनाया गया, उसको हम सीखेंगे। तो जिस तरह से कई महत्वपूर्ण राज्य थे भारत के अंदर, खास करके हम बात करेंगे तो बंगाल है, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध। कौन कौन से थे? बंगाल था, मैसूर था, इसके बाद मराठा एंड पंजाब एंड अवध। अब इन राज्यों में धीरे धीरे करके किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी विस्तारवादी नीति को लागू किया और किस तरह से इन राज्यों पर ये कब्जा करता है, ये वन बाय वन हम इन राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बंगाल की। बंगाल की बात करें तो बंगाल देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये भारत में ये एरिया है जिसको बोलते हैं बंगाल, और ये भारत में पूर्व की तरफ था। तो बंगाल, ये बंगाल हो गया। इसके बाद ये वाला बीच वाला पोर्शन देखिए आप, इसको निजाम बोला गया। और ये यहाँ से यहाँ तक आपको जो कि आज ईस्टर्न घाट है, इसको कर्नाटक के रूप में देखा गया था, यानी इसको कर्नाटक बोलते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर निजाम, मराठा, और इधर साउथ में देखिए कौन दिख रहा है आपको, त्रावणकोर। इनके बीच में एक राज्य आ रहा है जिसको बोलते हैं मैसूर। तो ये हो गया आपका मराठा, ये निजाम हो गया, और ये आपका मैसूर हो गया, और ये त्रावणकोर था जो कि ब्रिटिश के द्वारा संक्षिप्त राज्य बन गया था। तो अब इन राज्यों में ही ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके अपना विस्तार करना प्रारंभ की। लेकिन वो शुरुआत कहां से करती है? वो शुरुआत करती है बंगाल से। अब बंगाल को ही क्यों चुना उसने? क्या पर्पस था कि बंगाल ही गई वो, और इन राज्यों में क्यों नहीं गई? तो लेकिन इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं कि बंगाल में जाने के कुछ उसके महत्व थे। तो उस समय बंगाल का आर्थिक के साथ साथ सामरिक महत्व था। आर्थिक के साथ साथ सामरिक महत्व था। कैसे महत्व था? अगर हम बात करें तो बंगाल उस समय सबसे संपन्न क्षेत्र हुआ करता था, भारत का संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। दूसरा, वहां पर एक तो विशाल भूभाग था, उपजाऊ भूमि थी, विशाल भूभाग है भाई, वहां पर उपजाऊ भूमि है, और साथ में समुद्र से लगा हुआ बंदरगाह है। तो क्या क्या देखा हमने? क्षेत्र भी अच्छा है, उपजाऊ भी है, संसाधन संपन्न भी है, और इसके साथ साथ उपजाऊ भी है, और साथ साथ समुद्र से लगा हुआ बंदरगाह है, और साथ साथ अलग अलग प्रकार के संसाधन वहां पर क्या होते हैं? मिलते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी विस्तारवादी नीति का प्रारंभ अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा कहां से किया जाता है? बंगाल से। अब बंगाल में एक प्रथा चलती थी, यानी बंगाल में किस तरह से शासक चलता था? तो बंगाल में एक जो आपका मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर के द्वारा वहां पर एक सूबेदार नियुक्त किया जाता था, और सूबेदार जो होता था वो वहां के प्रांत का प्रमुख होता था। सूबेदार वहां का प्रांत का प्रमुख होता था, और वहीं पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, उसका नाम था दीवान। और दीवान कौन होता था? वहां का वित्त मंत्री, और जो वहां के वित्त विभाग को देखता था। तो इस तरह से अब हम बंगाल के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए बंगाल के बारे में, है ना? तो अब बंगाल के बारे में हम ये देखते हैं कि किस तरह। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था? बंगाल में ब्रिटिश शासन का साम्राज्यवादी विस्तार। तो उस समय हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में औरंगजेब के समय की बात है ये। औरंगजेब का जो समय था 1658 से लेकर 1707 के बीच का समय था। किसका? औरंगजेब का। तो औरंगजेब के द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया, कहाँ का? बंगाल का। किसको नियुक्त किया गया? अजीम उसान को। और वहां का बंगाल का दीवान, दीवान किसको नियुक्त किया गया? मुर्शिद कुली खां। किसको नियुक्त किया गया?
मुर्शिद कुली खां को। अब होता क्या है यहाँ पर कि जो अली अजी मुसान थे, ये इनका जो संबंध था वो राजवंश था। अजी मुसान का संबंध राजवंश था। तो ये अधिकतर समय, अजी मुसान साहब अधिकतर समय अपना कहां पर, दिल्ली दरबार में ही बिताया करते थे और ये यहाँ पर आते नहीं थे। तो जो यहाँ के दीवान साहब थे, कौन, मुर्शिद कुली खां, इनके द्वारा ही बंगाल में सूबेदार का काम भी किया जाता था। यानी जो सूबेदार का काम है वो कौन देखता था वहां पर, दीवान जो होता था वही वहां का काम भी देखता था। किसका, सूबेदार के। अब होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त किया जाता। और ये जो मुर्शिद कुली खां थे, इन मुर्शिद कुली खां को ही अब बंगाल का नवाब, बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, ये फर्रुखसियर के द्वारा। कब किया जाता है, 1717 के अंदर। तो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा बंगाल का नया सूबेदार घोषित किया जाता है। किसको, मुर्शिद कुली खां को। और यही मुर्शिद कुली खां आगे चल के बंगाल के नवाब बनते हैं। कौन, मुर्शिद कुली खां आगे चलकर बंगाल के नवाब बनते हैं। और यहां से बंगाल में वंशानुगत शासन की स्थापना हो जाती है। तो अब हम मुर्शिद कुली खां के वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके द्वारा किस तरह से शासन चल रहा था और किस तरह से मुर्शिद कुली खां और इसके जो जनरेशन थी, इनके बीच में अलग अलग तरह के युद्ध हुए और इन युद्धों के बाद किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर विस्तारवादी काम किए। तो अब बात करते हैं किसकी, मुर्शिद कुली खां। तो सबसे पहले आता है 1717 से लेकर 1727 के आसपास मुर्शिद कुली खां के द्वारा क्या किया जाता, यहाँ पर बंगाल में शासन किया जाता। और पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने बंगाल में वंशानुगत शासन की स्थापना की थी। अब मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में कुछ सुधार किए जाते हैं। किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। अब इन्हें सुधार क्या किए, सबसे पहला सुधार इन्होंने क्या की, जो छोटे जमींदार होते थे, कौन, जो छोटे छोटे जमींदार होते थे, उन जमींदारों के प्रति इन्होंने कार्रवाई की। कौन सी कार्रवाई की कि सबसे पहले जो खालसा भूमि होती थी, उस खालसा भूमि को राज की भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब इससे छोटे जमींदार भी क्या हो गए, नाराज हो गए भाई। तो क्या होगा, यहाँ पर खालसा भूमि को राज की भूमि में इनके द्वारा परिवर्तित कर दिया था। लेकिन ये जो मुर्शिद कुली खां साहब थे, इनके द्वारा बड़े जमींदार और जागीरदार जो होते थे, उनको वैसा का वैसा बनाए रखा। यानी कि उनसे इसने किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। आगे जाकर क्या हुआ, एक और इनके द्वारा बड़ा सुधार किया गया। इन्होंने किसानों के लिए ऋण की सुविधा स्थापित कराई कि किसानों को भी क्या मिलना चाहिए, ऋण मिलना चाहिए। तो किसानों के लिए इन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। और दूसरा काम इनके द्वारा क्या किया गया, इन्होंने अपनी राजधानी को ढाका से लेकर मुर्शिदाबाद लेकर गए। ढाका से कहां ले गए, मुर्शिदाबाद लेकर गए। और इसके बाद इनके सुधारों से कई लोग भी नाराज भी हुए। उन नाराज लोगों में से एक थे गुलाम मोहम्मद साहब और दूसरे थे उदय नारायण। ऐसे तो कई लोग हुए थे, लेकिन ये प्रमुख थे, गुलाम मोहम्मद और एक उदय नारायण। इसके बाद कुछ दो व्यक्ति और थे जिनके बारे में हम देखेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट जो शासक रहा है वो रहा सुजाउद्दीन, 1727 से लेकर 39 तक। इसके बाद आते हैं सरफराज खान। ठीक है, सरफराज खान। ठीक है, तो अभी हम साम्राज्यवादी विस्तार पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहला पढ़ लिया मुर्शिद कुली खां तक पहुंच गए, मुर्शिद कुली, सुजाउद्दीन खान, सरफराज खान। और इसके बाद आता है सरफराज 39 से 40 के बीच में, अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 56 के बीच में। अलीवर्दी खां के द्वारा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं किए थे। बस इसने क्या कहा था, इसने यूरोपियों की तुलना सिर्फ मधुमक्खी से की थी। बस इतना ही काम था इसका। इसने यूरोपियों की तुलना किससे की, मधुमक्खी से, कि ये मधुमक्खी की तरह धीरे धीरे करके ये इस शहर को खत्म कर देगी। इसके बाद नया व्यक्ति आता है, नया जो है नवाब आता है, वो था बेटा सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक ही रहता। ये कौन था, ये सबसे छोटी बहन का लड़का रहता है। अलीवर्दी खान के इनकी बात करें तो ये इनकी सबसे, इसी फैमिली में सबसे छोटी बहन का लड़का होने के कारण क्या हुआ कि इसके संबंधियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। सबसे छोटी बहन के कारण इसके संबंधियों द्वारा इसका क्या किया था, विरोध किया था। अब विरोध करने वाले संबंधियों में जो प्रमुख थे वो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग साहब थे। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग थे। वहीं उनकी मौसी कौन थी, घसीटी बेगम। इन्होंने भी क्या किया था, इनका विरोध किया था। किस लिए विरोध करा था कि ये इसको राजा बनाने के पक्ष में नहीं थे। अब क्या होता है, कहानी यहाँ में ट्विस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज एंटर करना चालू होंगे। नवाब की बिना अनुमति के ही कलकत्ता में किलेबंदी चालू कर दी अंग्रेजों द्वारा।
और साथ साथ में जो इसके विरोधी थे, किसके, सिराजुद्दौला के जितने भी लोग विरोधी थे, उन विरोधियों का संरक्षण इनको मिलने लगा, इन्होंने संरक्षण किया। वहीं क्या होता है 1756 में, कब, 1756 में जून के महीने में सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया जाता है। फोर्ट विलियम पर क्या अधिकार कर लिया जाता है, और अधिकार करने के बाद इस घटना को एक ब्रिटिश हावेल के द्वारा इस घटना को ब्लैक होल कांड के रूप कहा जाता है। इसके द्वारा क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक होल कांड। ब्लैक होल कांड क्यों कहा जाता है, उसने ऐसा कहा है कि एक छोटा सा रूम था जिसमें 146 लोगों को इस राजा के द्वारा बंद कर दिया गया था, और अंत में देखो उनको जब गेट खोला गया था तो उस समय सिर्फ 23 ही लोग बचे थे, इसलिए इसको ब्लैक होल कांड कहा गया था। तो अब नेक्स्ट बिंदु में देखेंगे हम कि अंग्रेजों ने कलकत्ता में पुनः अधिकार करना की ठानी, और उन्होंने कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए मद्रास में इन्होंने बैठक की। कहां पर, मद्रास के अंदर। कलकत्ता में क्या करना है, कलकत्ता के अंदर पुनः अधिकार करना है, और बैठक कहां करने जा रहे हैं, मद्रास के अंदर। तो मद्रास में इन्होंने बैठक की, और मद्रास में बैठक करने के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे करके इन्होंने जितने भी, खास करके कौन था, क्लाइव ने नवाब के जितने भी अधिकारी थे उनको अपने पक्ष में कर लिए। नवाब के जितने भी अधिकारी थे उनको क्या किया, अपने पक्ष में किए। अब उनमें से कौन कौन अधिकारी थे जिनको इन्होंने पक्ष में किए थे, जिसमें से मीर बख्शी यानी सैन्य प्रमुख मीर जाफर था, अमीर चंद पूंजीपति थे, इसके बाद देखिए मणिक चंद ये कलकत्ता के प्रभारी थे, और चौथे नंबर पे देखिए जगत सेठ और फतेहचंद बैंकर, ये सभी क्या थे, इनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। और इस षड्यंत्र के शामिल होने के कारण ही अब क्या होता है, यहाँ पर एक नया युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश जो गवर्नर था क्लाइव, ब्रिटिश गवर्नर और उसके नवाब के जो अधिकारी थे, इनके द्वारा यहाँ पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में क्या होता है, तलाशी का युद्ध होता है। इसके बीच में ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश सेना में कौन था, क्लाइव, और इधर कौन था, नवाब। इनके बीच में क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है, और इधर बंगाल का कौन था, सिराजुद्दौला। अब यहाँ पलासी के युद्ध में क्या होता है कि सिराजुद्दौला के अधिकारी अंग्रेजों से मिल जाते हैं, और इसी की वजह से सिराजुद्दौला को जो आपका क्या होता है, इसका मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। कौन सा मैदान, वार का, युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। और यहीं पर देखते हैं मीर मदन और मोहनलाल दो ऐसे इसके व्यक्ति थे जिन्होंने की इस युद्ध में बहादुरी दिखाई थी। और अगर हम बात करें तो ये पलासी का युद्ध कहां पर हुआ था, ये पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल में नादिया जिले में, और भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और बेसिकली कहां पर, आम्र कुंज के अंदर ये युद्ध हुआ था। और युद्ध होने का मेन मुख्य जो कारण क्या था, युद्ध होने का जो मुख्य कारण था, कंपनी जो थी वो बंगाल के अंदर व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी इसकी, कि व्यापारिक राजनीतिक रूप से ये अपनी स्थिति और मजबूत करे। कहां पर, बंगाल के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करे। और इसी के साथ क्या होता है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश जीत जाते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इनके जीतने के बाद, खास करके बंगाल के अंदर, इनके जीतने के बाद बंगाल के अंदर जो धनी प्रदेश रहा था, कहाँ का, बंगाल जो धनी प्रदेश था, इस धनी प्रदेश में धन की लूट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो धनी प्रदेश था, ये धनी प्रदेश धीरे धीरे करके निर्धन प्रदेश की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी निर्धन प्रदेश में कन्वर्ट होता जाता है। और इसी के साथ क्या होते हैं, अंग्रेजों द्वारा अपना एक नया शासक नियुक्त किया जाता है। नया शासक जो नियुक्त किया जाता है वो थे मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। तो सिराजुद्दौला के बाद नया शासक किसे बना दिया जाता है, मीर जाफर को। और ये मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक रहते हैं, 1757 से लेकर 1760 तक। अब ये जो नया नवाब था, कहाँ का, बंगाल का, ये ब्रिटिश का पूर्णता से कठपुतली शासक बन गया। कठपुतली शासक बनने के साथ ही इस कंपनी को इसने 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दे दी गई। 24 परगना क्षेत्र की इसने क्या दे दी, जमींदारी दे दी। और साथ साथ में इसने क्या दिया, धन भी दिया। किसको, ब्रिटिशर्स को। और
इन्हीं को लेकर परेशान हो गए भाई। ये जो मीर जाफर था वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि बहुत परेशान करने लगे ब्रिटिशर और इन्हें लूट मचा रखी थी यहाँ पर। इसी को ध्यान में रखते हुए मीर जाफर परेशान हुआ, तो ये सहायता मांगने के लिए कहाँ गया? डचों के पास। कहाँ गया? डचों के पास सहायता मांगने गया। अब डचों से जब ये सहायता मांग रहा था, तो उस समय 1759 में बेदरा के युद्ध में ये डच भी पराजित हो जाते हैं, और डच के पराजित होने के साथ ही मीर जाफर हार जाता है। और मीर जाफर हारने के बाद एक नया शासक बना दिया जाता है इनके द्वारा। नया शासक किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को। अब एक नया शासक बन जाता है बंगाल के अंदर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। अब मीर कासिम का देखिए, मीर कासिम के बारे में जानेंगे हम। तो मीर कासिम अंग्रेजों से खुश होकर इसने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव क्षेत्र दे दिया। वर्धमान दे दिया, मिदनापुर दे दिया और चटगांव क्षेत्र किसको दे दिया गया? इन्हें अंग्रेजों को दे दिया। अब भाई धीरे धीरे करके मीर जाफर भी मीर कासिम भी क्या है? अंग्रेजों से परेशान हो गया। अब पहली बार यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मीर कासिम के द्वारा जो निशुल्क व्यापार होता था, उस पर क्या कर दिया? मीर जाफर के द्वारा निशुल्क व्यापार में जो चुंगी लगती थी, कौन सा? चुंगी कर। मीर जाफर के द्वारा चुंगी कर था, किसके ऊपर लगा था? वो निशुल्क व्यापार के ऊपर। इसको समाप्त कर दिया। और इसको समाप्त करने के कारण ही अब यहाँ पर अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच अब एक नया युद्ध होगा, और युद्ध होगा आपका बक्सर का युद्ध। और अगर हम और भी बात करें कि जिस तरह से मीर कासिम को नियुक्त किया गया था, वहां का ब्रिटिश एक अधिकारी था वेंसीटार्ट। इस वेंसीटार्ट ने इसको सत्ता परिवर्तन की क्रांति कहा था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सत्ता परिवर्तन की क्रांति नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई खास करके जो आपका आम व्यक्ति था उसका कोई योगदान नहीं था। तो अब यहाँ पे देखेंगे बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध में किस तरह से होता है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। एक तरफ अंग्रेज थे, वो उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। तो वहीं अगर हम देखें तो दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम, और एक बंगाल का भगोड़ा नवाब। ये जो बंगाल से भागकर गया था भगोड़ा, उनका नाम था मीर कासिम। ये तीनों ने मिलकर और इधर हेक्टर मुनरो मिलकर ये बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं। कब? 1764 में। अब ये 1764 में लड़ने के बाद ये बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि के साथ ही 1765 में ये संधि के साथ ही ये बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है। अब इस बक्सर के युद्ध के अपने महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर भारत का जो सबसे शक्तिशाली प्रदेश था अवध पर इनका कब्जा हो जाता है। किसका? अंग्रेजों का। अवध पर इनका कब्जा होता है। अब जैसे हम बात करेंगे कि ये जो युद्ध था बक्सर का युद्ध, वो इलाहाबाद की संधि से होता है। इलाहाबाद की संधि से ये समाप्त होता है। तो अब इलाहाबाद की जो संधि थी, बेसिकली अगर वो देखें तो इलाहाबाद की जो संधि वो दो भागों में की जाती है। तो पहली जो इलाहाबाद की जो संधि होती है, प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। अब होता क्या है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जिनके अंदर इलाहाबाद की प्रथम संधि में भाग लिया था? पहला व्यक्ति था मुगल शासक। कौन था मुगल शासक? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज कौन था? क्लाइव। भाई क्लाइव को संधि करने के लिए वहां से बुलाया जाता है, क्लाइव आता है। दूसरा है बंगाल का नजमुद्दौला कौन था? अगर हम बात करें तो यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम की जगह, किसकी जगह? मीर कासिम की जगह बंगाल का नया नवाब वापस से किसे नियुक्त कर दिया था? मीर जाफर को। तो मीर जाफर पुन्ना 1763 से 65 तक क्या करता है? यहाँ पर शासन करता है। तो वही बात करेंगे। तो जब इलाहाबाद की संधि होती है उस समय मीर जाफर नहीं रहता है, तो उस समय बंगाल का नया नवाब किसको बना दिया जाता है? नजमुद्दौला। और ये नजमुद्दौला कौन होता है? मीर जाफर का अल्पवयस्क पुत्र। अब होता है क्या यहाँ पर? संधि में प्रावधान क्या किए गए इनके द्वारा, ये देखेंगे हम। तो संधि में इनके द्वारा कुछ प्रावधान किए
प्रमुख प्रावधान प्रावधान में से नंबर 1 देखिए कौन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। किससे? मुगल शासक से इन्होंने। और क्या किया? अवध, इलाहाबाद, और अगर हम बात करें तो मुगल जो शासक थे, है ना, अवध और इलाहाबाद दोनों अवध से लेकर किसको दे दिए गए? मुगल शासक को दिए। अवध और इलाहाबाद मुगल शासक को दे दिए गए वापस उनके द्वारा। और कंपनी ने मुगल शासक को क्या बोला कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे। कंपनी ने बोला कि हम मुगल शासक को 26 लाख देंगे। लेकिन ये 26 लाख किस पर आरोपित कर दिए गए? ये जो 26 लाख थे ये जो बंगाल का नवाब था उस पर आरोपित कर दिए कि जो बंगाल का जो भी नवाब होगा ये 26 लाख किसको देगा? कंपनी को देगा। ठीक है, तो ये 26 लाख कौन किसको देगा? कंपनी को देगा। और इसी के साथ ही अब हम क्या करेंगे? इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बक्सर के युद्ध में पहली जो संधि होने के बाद अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, यानी दूसरी संधि होती है। ये दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में होती है। अब इस सेकेंड जो संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, इस संधि के अंदर कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं? नंबर 1 अंग्रेज क्लाइव शामिल हो जाता है, और साथ में अवध का नवाब सुजा-उद-दौला इसमें शामिल होता है। अब इस संधि के अंदर कुछ प्रावधान किए जाते हैं। कौन कौन से प्रावधान? पहला प्रावधान किया जाता है कि इलाहाबाद, कड़ा को छोड़कर वापस नवाब को दे दिया जाए। इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर वापस किसको दे दिया जाए? नवाब को दे जाए। अंग्रेजों से अवध, इन्होंने कहा कि अंग्रेज अपनी सेना कहां पर रखेगा? अवध में। कहां रखेगा? अवध में रखेगा। क्या? सेना। अंग्रेज है, अपनी सेना अवध में रखेंगे, लेकिन खर्च कौन देगा? खर्च नवाब देगा। और इसके बाद इन्होंने कहा कि अवध से बोला कि मैं अवध में आपको हमें मुक्त व्यापार करने की सुविधा देनी होगी, जो कि इससे नवाब से इन्हें डिस्कस किया गया। वही सुजा-उद-दौला से बोला कि जो बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह को आप अधिकार दीजिए। किसका? लगान वसूलने का। क्यों बलवंत सिंह कौन था? ये जो बलवंत सिंह था ये अंग्रेजों की हेल्प करने वाला व्यक्ति था। और इसी के साथ क्या हो जाता है? इलाहाबाद की संधि के साथ यानी बक्सर के युद्ध के बाद ही यहाँ पर बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। ये द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो नवाब होता है, जैसे कि जो नवाब होता है, नवाब जो होता है उसके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व भी होते हैं, पर उसको शक्ति नहीं होती है। अधिकार भी होते हैं उसके, उत्तरदायित्व भी होते हैं, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं होती है। वही अगर हम बात करें जो अंग्रेज है, जो कौन रहेगा? अंग्रेज के पास दीवानी अधिकार भी मिल जाएंगे, उसको राजस्व मिल जाएगा, अधिकार भी मिल जाएंगे, और इस तरह से उसको अधिक से अधिक लाभ भी होगा, लेकिन उसका क्या नहीं होगा? उत्तरदायित्व नहीं होगा। यानी कि बंगाल में अब द्वैध शासन प्रारंभ हो जाता है। बंगाल में जो नवाब होता है वो नाम मात्र का होता है, और पूरी तरह से जो कंट्रोल किसका आ जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। तो अब हम द्वैध शासन के बारे में और भी कुछ बिंदुओं को जानेंगे। ओके, तो हमने अभी क्या देखा? बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है, और द्वैध शासन स्टार्ट होता है 1765 से लेकर 1772 तक चलता है। द्वैध शासन में हमने क्या देखा कि बंगाल का जो नवाब बनता है वो नाम मात्र का नवाब हो जाता है, और अंग्रेज वहां के जितने भी अधिकार थे खास करके उत्तरदायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो अब क्या होता है? द्वैध शासन लागू करने के पीछे क्या कारण रहते हैं, और फिर द्वैध शासन का परिणाम क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो द्वैध शासन के लागू करने के पीछे कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज सरकार इन पर नियंत्रण करेगी, किसके ऊपर? नवाब के ऊपर। लेकिन अगर जन असंतोष होता तो जन असंतोष का सामना इनको करना पड़ता, तो जन असंतोष का सामना इनको ना करना पड़े, और साथ साथ में इनका आर्थिक लाभ बाधित ना हो। इनका क्या ना हो? आर्थिक लाभ बाधित ना हो। इसके कारण उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि इनको भी क्या वहां पर हमेशा डर लगा रहता था, अंग्रेजों को डर लगा था कोई अन्य बाहरी कंपनी ना आ जाए और बाहरी कंपनी से वापस से युद्ध ना करना पड़े। इसलिए ये चाहते थे कि वो यहाँ पे प्रशासन ना करके सिर्फ यहाँ पर धन ज्यादा से ज्यादा लूटमारी करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा ज्यादा व्यापार करे। और ये लोग यहाँ की जितनी भी प्रशासनिक कठिनाइयां होती थी इससे बचना चाहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था प्रशासन नहीं करना उनको खास करके, और ये सोचते थे कि ब्रिटिश संसद है ना, उनको हमेशा डर बना रहता था कि अगर हम यहाँ पर शासन करने लग जाएंगे तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामलों में नियंत्रण करना शुरू कर देगी। तो इसी के भय से इन्होंने यहाँ पर द्वैध शासन स्टार्ट किया कि रहेगा कोई और पूरा लाभ कौन उठाएंगे? हम अंग्रेज उठाएंगे। और इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुए कि बंगाल में कानूनी व्यवस्था कमजोर हो गई।
बंगाल में कानून की व्यवस्था कमजोर हो गई, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई, यहाँ पर आर्थिक पतन स्टार्ट होगा, यहाँ पर मनमाने ढंग से ये लोग भू राजस्व वसूल करने लगे। यहाँ यह भी देखा कि 1770 में यहाँ पर अकाल पड़ गया। देखिए मनमाने राजस्व वसूल रहे हैं, कानून व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था सब खराब हो जा रही है, यहाँ पर अकाल पड़ रहा है। यहाँ पर कंपनी अपने निजी व्यापार पर, जो कंपनी के लोग थे अपने व्यक्ति के निजी व्यापार पर बल देने लगे। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि यहाँ पर 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ से कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। किसका शासन प्रारंभ होता है? कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। और यहीं पर बंगाल के अंतिम जो नवाब रहते हैं वो मुबारक उदौला रहते हैं। तो इस तरह से बंगाल को ये अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेते हैं और बंगाल में अपनी लूटामारी चालू कर देते हैं। इस तरह से बंगाल उनके कब्जे में आ जाता है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? अगले राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर है, मराठा है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और किस तरह से वहां पर उस राज्य पर कब्जा किया ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में इसको क्या करिए, भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा आधुनिक भारत के इतिहास में बेसिक के साथ साथ एक अच्छा नॉलेज मिल जाए उनको। और साथ साथ जो व्यक्ति सिविल सर्विस, पीसीएस आदि की जो तैयारी करते हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और इससे क्या होगा, तो क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस है, ये इससे क्विक जो रिवीजन है, जल्दी से जो रिवीजन है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। अब